डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और आप अभी से बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में जुट गए होंगे। ठीक, जरूरी भी है क्योंकि आपके पास समय बेहद कम है। आप नोटिफिकेशन का इंतजार न कीजिए, नोटिफिकेशन रिलीज होगा तुरंत आपका एग्जाम भी होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसका एग्जाम हो जाएगा, ये आप बात मान के चलिए। और साथ ही अगर आप बीईटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार पात्रता परीक्षा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्रता परीक्षा ऑर्गेनाइज करने जा रही है, उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए आज हम लोग पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। वो आप प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल पर बने रहिए, विजिट करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और उसका आप लाभ ले सकें। ठीक, और एक और बात, अगर किसी को लगता है कि साथी के पास प्रॉपर कंटेंट नहीं है तो आप पेड पीडीएफ के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, जिसमें हम लोग 5 ऑप्शंस वाले मॉडल पेपर और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी हम लोग आपको अवेलेबल कराने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम जो भी एग्जाम हो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं और वही लेवल है, वही उसी कंसेप्ट बेस्ड पे अब ये एमसीक्यूज को तैयार किया गया है। एनसीईआरटी बेस्ड भी है सब, यानी जो जरूरी है वहीं से तैयार किया गया, फालतू का आपके लिए तैयार नहीं किया गया है। ठीक, तो चलिए, और पेड पीडीएफ के लिए आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चलिए, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट है और ये प्रैक्टिस सेट याद रखिए, यूपी पीजीटी हो या DSSS हो या HPSC हो, यानी हरियाणा पब्लिक कमीशन का, उन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए कितना महत्वपूर्ण। पहला ही क्वेश्चन कि कौटिल्य के मतानुसार आनुवंशिकी का क्या अर्थ है? विज्ञान व तकनीकी, कला व साहित्य, गणित व वाणिज्य या दर्शन व लोकायत शास्त्र। कौटिल्य के अनुसार जो आनुवंशिकी का अर्थ है वो है आपका दर्शन एवं लोकायत शास्त्र। ठीक, दूसरा प्रश्न है न्याय के यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? ये क्वेश्चन भी आपका टू ये पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का कोई सा भी एग्जाम देखेंगे, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपसे कि न्याय के यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थन कौन करता है। ये उस समय जब प्लेटो अपने न्याय की स्थापना करना चाहता है, उससे पूर्व जो भी न्याय की अवधारणा है उनका खंडन करता है। उसी में एक कथा कि जो आपका थ्रेसिमेकस हुआ, नहीं सॉरी, ये यहाँ यथार्थवादी सिद्धांत है, तो ग्लाइकॉन हुआ, तो ग्लाइकॉन जो हुआ वो यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थक था। तीसरा क्वेश्चन है किसका कथन है साध्य साधन का औचित्य बताता है? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए तीनों क्वेश्चन ही आपके एग्जाम से रिलेटेड है, बेहद महत्वपूर्ण। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसी भी स्टेट का देख लीजिए, इसमें उन सभी में 3 क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएंगे। इसलिए हम लोग आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट अवेलेबल कराने का प्रयास करें जिससे आपका सिलेक्शन हो। ठीक, हम लोग इतना मतलब कि ज्यादा वो भौकाल दिखाने वाले लोग नहीं हैं, बस हम लोग उन साथियों के लिए प्रयासरत हैं जो किसी कारणवश पढ़ाई से दूर हो गए हैं या उनको प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से पीछे रह जा रहे हैं, उन साथियों के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। ठीक, तो किसका कथन है कि साधन साध्य का औचित्य बताता है? तो ये क्वेश्चन है आपका बेहद महत्वपूर्ण है। साधन ही साध्य ही जैसा साध्य होगा वैसा साधन होगा, साध्य के अनुसार साधन तय होंगे। ठीक, ये गलती से भी आप महात्मा गांधी ने लगा दीजिएगा। ठीक, तो साधन साध्य का औचित्य बताता है, ये उनका गांधी जी का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पहले साध्य है। ठीक, साध्य पहले फिर बाद में साधन होगा। गांधी जी क्या कहते हैं, पहले साधन पवित्र होते हैं और साधन पवित्र होंगे तो अपने आप साध्य पवित्र हो जाएगा। लेकिन मैकियावेली कहता है कि साध्य जैसा होगा वैसे ही साधन होगा, साध्य के अनुसार ही साधन तय होगा। तो ऑप्शन सी होगा मैकियावेली, आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से किसे माओ ने मौत के घाट उतरवा दिया? तो किसको? तो माओ जो था, माओ जेडोंग जो हुए चीनी सांस्कृतिक क्रांति के जनक हुए, एकदम लाल सेना इनकी थी और सैकड़ों फूल खिलने दो या कई नारा इन्होंने दिया। ये चीज तो इन्होंने लुटिंगमी और गुथचीना और चोयांग को
तीनों को फांसी मौत का घाट उतरवा दिया। तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि रॉल्स के द्वारा जिस न्याय संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया वह निम्न से किस धारणा से मेल खाता है। अभी तुरंत हमने वो जस्टिस जो चैप्टर हमने उसको पढ़ा, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक, तो उसने इस अवधारणा का प्रतिपादन किया, किस धारणा से उसका जो न्याय सिद्धांत है मेल खाता है, तो वो है आपका उदारवादी धारणा। इनकी फेमस पुस्तक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 इसके न्याय संबंधी सिद्धांत में उपयुक्तवाद की झलक मिलती है। उपयुक्तवाद की झलक किसके न्याय सिद्धांत में मिलती है? प्लेटो का न्याय सिद्धांत, अरस्तू का न्याय सिद्धांत, रॉल्स का न्याय सिद्धांत या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत में उपयुक्तवाद की झलक दिखती है, तो सी राइट आंसर होगा। किसके न्याय संबंधी सिद्धांत में प्रतिस्पर्धात्मक बाजार अर्थव्यवस्था तथा आधारभूत सामाजिक न्यूनतम व्यवस्था होगी? किसके न्याय सिद्धांत में है? तो ये होंगे आपके रॉल्स के न्याय सिद्धांत में, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए जॉन रॉल्स से कई तरीके के प्रश्न बनते हैं, जो आपको 3 तरह के प्रश्न मिल चुके हैं। चौथा 8वां प्रश्न है रॉबर्ट नॉजिक ने बाजार व्यवस्था को आय एवं संपत्ति के वितरण के लिए प्रमाणिक व आवश्यक मानता है। ये कथन सत्य है कि गलत है कि अस्पष्ट है? तो ये कथन आपका बिल्कुल सत्य है, ये कथन सही है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है गोखले ऐसे थे जैसे गंगा स्फूर्ति पाने को मनुष्य उस नदी में स्नान कर सकता था, नाव और ढाणे के साथ इस नदी पर होना बड़ा आनंददायी था। यह कथन किसका है? ये किसका कथन है? इसका राइट आंसर होगा, किसका कथन होगा? गोखले, तिलक, गांधी या नेहरू? ये है गांधी जी का कथन, जो स्वयं गोखले उनके राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है जहां हिंसात्मक रास्ता अनिवार्य है वहां सत्याग्रही, यानी ये अब देखिए गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित एक सिद्धांत है, उसी के बारे में व्याख्या की गई है और उसी से संबंधित प्रश्न है ये। तो जहां हिंसात्मक रास्ता अनिवार्य है वहां सत्याग्रही को क्या करना चाहिए? तो वहां उसको सीधा सीधा किसी भी हालत में हिंसा का सहारा नहीं लेगा सत्याग्रही। गांधी जी देखिए हिंसा को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से किसी प्रकार के हिंसा में को शामिल नहीं करते हैं। अगर जहाँ हिंसा का रास्ता अनिवार्य है वहां भी सत्याग्रही को किसी भी दशा में हिंसा का सहारा नहीं लेना होगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में आदर्श राज्य के संबंध में क्या लिखा था? क्या लिखा था इन्होंने? तो देखिए एकमात्र उनकी राजनीतिक पुस्तक जो है हिंद स्वराज, लगभग 1909 में प्रकाशित हुई। इसमें कुल 20 अध्याय, ये भी पूछता है कितने अध्याय हैं, इसमें कुल 20 अध्याय और ये डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है। ठीक, तो आदर्श राज्य के संबंध में उन्होंने लिखा है कि इसे पूर्णतः पाया नहीं जा सकता, इसको लक्ष्य मानकर इस पक्ष में बढ़ना चाहिए, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए तुलनात्मक सरकार व राजनीति बिल्कुल अलग अलग है, ये किसका कथन है? तुलनात्मक सरकार और राजनीति बिल्कुल अलग अलग किसका कथन है? मर्टन, आमंड, जी.के. रॉबर्ट्स या आमंड एवं पावेल? क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, एक जगह आप नोट कर लीजिएगा। ये जी.के. रॉबर्ट्स का कहना है कि तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार दोनों का अध्ययन अलग अलग होता है, ऑप्शन सी जी.के. रॉबर्ट्स का कथन है। 13 यदि न्याय का दीपक अंधेरे में बुझ जाए तो वह अंधेरा कितना गहरा होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यह कथन किसका और बेहद बेहद महत्वपूर्ण है? 13 इसका कथन है ब्राइस, लास्की, गार्नर या हैमिल्टन? तो ये कथन है लॉर्ड जेम्स ब्राइस का, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न न्याय विभाग के अभाव में एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, यह कथन किसका है? ब्राइस, लास्की, विलोबी या गार्नर? तो ये कथन जो होगा आपका किसका कथन होगा? ये कथन है गार्नर महोदय का, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 किसने कहा कि किसी देश का कानून कितना ही अच्छा क्यों न हो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय विभाग के बिना निष्प्राण है? बेहद महत्वपूर्ण कोट है, बेहद महत्वपूर्ण। विलोबी, ब्राइस, हैमिल्टन या लास्की? तो ये कोट होगा आपका हैमिल्टन, फिर से हैमिल्टन का होगा। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हैमिल्टन। क्वेश्चन नंबर 16 है कानून का शासक के प्रतिपादक कौन थे? रूल ऑफ लॉ के प्रतिपादक कौन है?
तो ये मॉन्टेस्क्यू, डाइसी, लास्की, गार्नर। तो रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, कानून का शासन के जो जनक हुए ये भी डाइसी हुए, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, डाइसी। 17 राजनीतिक दलों को तृतीय सदन किसने कहा है? तृतीय सदन किसने कहा राजनीतिक दलों को, पॉलिटिकल पार्टीज को? लास्की, बर्क, मैकाइवर या फाइनर? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। तृतीय सदन कहने वाले राजनीतिक दलों को फाइनर महोदय हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इसी फाइनर। क्वेश्चन नंबर 18 सी राइट मिल्स ने शासक वर्ग शब्द के बदले किस शब्द का प्रयोग किया है? प्रजातांत्रिक वर्ग, कुलीन वर्ग, शोषित वर्ग या शक्ति, अभिजात या अभिजन या पावर एलिट भी इसको बोलते हैं। तो ये राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन डी। ये एलिटिस्ट थियरी के जनक है, लोकतंत्र में अभिजन सिद्धांत के जनक हैं, और ये जैसे शासक वर्ग के लिए शक्ति, अभिजन, अभिजात या पावर एलिट का प्रयोग करते हैं। डी हुआ शक्ति, अभिजन। क्वेश्चन नंबर 19 है किस विद्वान ने क्रांति को सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख आस्था में एक महान मौलिक परिवर्तन के रूप में देखा है? न्यूमैन, जी एस पेटी, एस पी हंटिंगटन या उपयुक्त में से कोई, किसी में नहीं। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूमैन। न्यूमैन राइट आंसर होगा। 20 देखिए, ये निम्नांकित में से किसे फासिस्ट महामंडित करते हैं? क्वेश्चन बार बार आता है। जो फासिवादी हैं वो किसकी महिमा मंडन या वीरगाथा करते हैं या उनकी पूजा करते हैं, इनकी ज्यादा प्रशंसा करते हैं? हिंसा, युद्ध, नेता या जनता की? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो फासिस्ट है हिंसा, युद्ध और नेता की महिमा मंडन करते हैं और जनता को एकदम नगण्य रूप में उसको देखते हैं। ठीक, तो ए सही होगा, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नांकित में से किसने बाह्य संप्रभुता की अवधारणा विकसित की? बाह्य संप्रभुता जो है आपका, इसको अंतरराष्ट्रीय संप्रभुता भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपका टीआरई 2 और टीआरई 3 दोनों में आया है। ठीक, तो ये किसने क्या? तो ह्यूगो ग्रोसियस जो हुए, ग्रोसियस महोदय, उन्होंने बाह्य संप्रभुता या अंतरराष्ट्रीय संप्रभुता के जनक इनको माना जाता है, ह्यूगो ग्रोसियस। ऑप्शन बी सही होगा। यह किसका दृष्टिकोण है कि संप्रभुता एक अखंड वस्तु है, उसे विभाजित करना, उसे विनष्ट कर देना यानी समाप्त कर देना है? किसका कोट है ये? तो ये कोट है आपका किसका कि संप्रभुता को बांटना, उसको विभाजित करने से ज्यादा उसे नाश करना है। तो कैल्हन का कोट है, ऑप्शन सी राइट आंसर हुआ, कैल्हन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। प्यारे साथियों, फिर से मैं आपसे बता दूं कि हम लोग पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं, और ये आपका बीपीएससी से लेकर यूपी पीजीटी या एचपीएससी यानी हरियाणा पब्लिक कमीशन के लिए पीजीटी की तैयारी चल रही है या असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके साथ ही आपका ये DSSB और साथ ही आपका जो बीईटी का एग्जाम होने वाला है बिहार में, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, और संयोग से ये एनटीए नेट के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण। आप चाहें तो इन सबके क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। ठीक, और मैं बार बार कह रहा हूँ, कहीं से भी आपको पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए, चाहे वो पीजीटी के हो, चाहे वो टीजीटी, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के हो, जरूर आप उसको सॉल्व कीजिए, बहुत ज्यादा लाभ मिलता है इससे आपको। एक तो सबसे बड़ी बात कि आपको पता चल जाता है किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करें, और साथ ही प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जरूर से जरूर शेयर करें, और कोई भी दिक्कत हो, कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं। 23 देखिए, निम्नलिखित में से किसका यह मत है कि राज्य के पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार है? बेहद महत्वपूर्ण है, बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये कोट है आपका, ठीक, वेबर का है कि राज्य के पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार है। वेबर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि सत्ता का वर्गीकरण करते हैं, तो आप उसको जरूर पढ़िए। ठीक, प्रत्येक राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। ये कथन किससे संबंधित है और बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। देख लीजिए आप पेपर उठाए, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। तो ये कथन याद रखिएगा किसका है? लॉर्ड ब्राइस, टीएच ग्रीन या रूसो या लास्की? ये कथन आपका प्रोफेसर लास्की का, ऑप्शन डी सही होगा, लास्की। देखिए अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। पुष्पिन उतना ही सुखद है जितना काव्य, यानी पुष्पिन खेलना उतना ही सुखद है जितना कि काव्य का पाठ करना।
ये किसका कथन है? आप बेहद आसान सा प्रश्न है। आसान इसलिए क्योंकि क्वेश्चन बार बार आता है, कॉमन हो गया है। एक क्वेश्चन है बेंथम का, जो कि उपयुक्तवादी सिद्धांत का जनक हुआ, ठीक, यूटिलिटेरियनिज्म का लेखक हुआ, और साथ ही ये अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादक हुआ। सुखों को ही मात्रात्मक रूप में देखता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन बहुलवाद को भविष्यकालीन भविष्यवाणी मानता है? बहुलवाद को भविष्यकालीन भविष्यवाणी कौन मानता है? मिस फॉलेट, लास्की, मेटलैंड या बार्कर? इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लास्की। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27 कि किसने संप्रभुता के दार्शनिक विचार का प्रतिपादन किया? संप्रभुता के दार्शनिक विचार का प्रतिपादन किसने किया? कांट, हेगल, रूसो या ग्रीन? तो संप्रभुता के दार्शनिक विचार का प्रतिपादन करने वाले कांट महोदय हुए, ऑप्शन ए सही हुआ। 28 देखिए, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? लास्की, गियर या बार्कर या क्रेव? 28 का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले गियर हुए, ऑप्शन बी सही हुआ। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन एशिया शीर्षक पुस्तक का संपादक कौन है? ये पुस्तक भी बेहद महत्वपूर्ण है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन एशिया कौन है इस पुस्तक के? टर्नर, विडनर, सुब्रमण्यम या शमलोखक? ये होगा विडनर। ये प्रश्न आपका देखिए बीपीएससी टीआर 3 में पूछा गया विडनर से संबंधित, तो बी राइट आंसर होगा। कौटिल्य के अनुसार राजा में निम्न में से क्या गुण होने चाहिए? कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य का देखिए आप सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत जरूर पढ़ें और उसकी गुप्तचर व्यवस्था को भी जरूर पढ़ें। ठीक, 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए? एक तो पर्याप्त शिक्षा उसमें, और उचितता का ख्याल रखा जाए, और लोगों के साथ उसके अच्छे संबंध हो। ये ठीक, ऑप्शन नंबर डी बेहतर होगा, डी सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से भारत के किस वित्त आयोग ने निष्पादन लेखा परीक्षण पद्धति को अपनाने की अनुशंसा की थी? निष्पादन लेखा परीक्षण पद्धति को अपनाने की अनुशंसा किस वित्त आयोग ने की? 10वां, 11वां, 12वां, 13वां? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12वें वित्त आयोग ने। 32, ये आपको मैच करना है। एक तरफ लोकपाल विधेयक है और पारित करने का समय। ठीक, देखिए क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद। आप इसको इस जगह चाहे तो नोट कर लीजिए। देखिए ऐसे प्रश्न पूछने का मतलब यही होता है कि आपसे कई टॉपिक को एक ही साथ एक ही प्रश्न में कवर कर लिया जाए। ठीक, लोकसभा में लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? तो ये प्रस्तुत किया गया लोकसभा में लोकपाल विधेयक सर्वप्रथम 4 अगस्त 2011 को। 4 अगस्त 2011 को। और लोकसभा में पुनः प्रस्तुत कब किया गया ये? तो 22 दिसंबर 2011। लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया? तो ये पारित किया 17 दिसंबर 2013। और राज्यसभा द्वारा ये पारित हुआ है आपका 17 दिसंबर 2013 को। ठीक, नौकरशाही के बारे में निम्न में से किसने कार्ल मार्क्स के विचारों का प्रथम प्रतिबिंब पाया गया? ठीक, किसमें कार्ल मार्क्स के विचारों का प्रथम प्रतिबिंब पाया गया नौकरशाही के बारे में? ऑप्शन देखिए आप। तो जर्मन आइडियोलॉजी में सबसे पहले मार्क्स के नौकरशाही संबंधी विचारों का प्रतिबिंब पाया जाता है। द जर्मन आइडियोलॉजी, ये चारों ही उसकी पुस्तक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार संगठन एक क्या है? तो चेस्टर बर्नार्ड सीआई, जो लोक प्रशासन व्यवहारवाद के जनक हुए, और
अनुसार संगठन के अनुसार संगठन क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सचेतन रूप में समन्वित गतिविधियों की व्यवस्था है संगठन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35, संगठनात्मक उद्देश्यों को व्यक्तिगत लक्ष्यों की अभिव्यक्ति करनी चाहिए, यह कथन किसका है? संगठनात्मक उद्देश्यों को व्यक्तिगत लक्ष्यों की भी अभिव्यक्ति करनी चाहिए, ये किसका कथन है? बर्नार्ड अल्टनमेओ, क्रिस आर्गरेज या पीटर ड्रकर? तो ये राइट आंसर होगा इसका ये क्रिस आर्गराइज का कथन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36, ग्रेप वाइन शब्द किससे संबंधित है? ठीक, ये भी याद रखिएगा, इससे हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है। ग्रेप वाइन शब्द किससे संबंधित है? अधीक्षण, नियंत्रण, संचार या आदेश? इसको अंगूर लता संचार बोलते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंगूर लता संचार। ठीक, 37, संगठन एक ऐसे साझे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानव संघ का रूप है, ये कथन क्या है? यानी संगठन एक साझे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानव संघ का रूप है, ये कथन किसका है? तो ये कथन होगा आपका जेडी मुन्ने का, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से किसने इस विचार को अस्वीकार किया कि जाति की स्थिति दैवी प्रतिफल या दंड का परिणाम था? बेहद महत्वपूर्ण कोट है, बेहद। ये था आपका कि अस्वीकार किसने किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू होंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 38 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किसके वर्णन में मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में अल्पतंत्र के रूप में थे? ये क्वेश्चन आपको जीवन में नहीं भूलना है, ये नेट में और हायर एजुकेशन में बार बार पूछा गया प्रश्न है। ग्रेनविल ऑस्टिन, मॉरिस जोन्स, वीपी मेनन या रिचर्ड सेशन? 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत पारित नहीं किया गया है? अनुच्छेद 34 के अंतर्गत पारित नहीं किया गया। देखिए, आप मौलिक अधिकार पढ़ते हैं लेकिन 12 से 35 तक तो पढ़ते हैं, लेकिन अनुच्छेद 31, 33, 34 और 35 नहीं पढ़ते हैं आप, और साथ में ही 12, 13 भी नहीं पढ़ते हैं। तो इन सब अनुच्छेदों को आप जरूर पढ़ें। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 34 के अंतर्गत पारित नहीं किया गया है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस विचारक का कहना था कि आज्ञा पालन का संभावित शरारत विरोध के संभावित शरारतों से कम है? जेम्स मिल, बेंथम या ब्लैकस्टोन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बेंथम। अगला प्रश्न देखिए 42, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा अपकर्ष और संभावित तानाशाही के लिए सुनिश्चित मार्ग है? देखिए कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हैं तो आप इसको समझते होंगे। तो ये कथन आपका बी आर अम्बेडकर का, ये प्रश्न बार बार आपसे पूछा जाता है, सी होगा बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है 43, निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है? ये क्वेश्चन भी देखिए इसमें जो भी प्रश्न है, चुने हुए प्रश्न है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, और ये ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में भी बार बार पूछा जाता है। तो इसलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट को आपसे सॉल्व करा रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन, कि क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है। ठीक, तो 43 का बी सही हुआ, लेनिन, वी.आई. लेनिन। एक बार प्रभु को प्रवेश करने दिया जाता है तो मानव की संप्रभुता का अंत हो जाता है, ये किसने कहा? एक बार संप्रभु में को अगर आपने मौका दे दिया या उसके सब कुछ अधिकार दे दिए, तो दोबारा आपको जो आपकी स्वतंत्रता है और संप्रभुता जो मनुष्य की, वो समाप्त हो जाती है। बी आर अम्बेडकर, विवेकानंद, एम.एन. रॉय या जवाहरलाल नेहरू? तो ये कथन होगा एम.एन. रॉय का। ठीक, मानववादी विचारक है। किसने कहा है आदमी वही होता है जो वह खाता है? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है कि आदमी वही होता है जो वह खाता है। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन डी, फ्यूरबाख, ऑप्शन डी, मार्क्सिस्ट से प्रेरित थे। क्वेश्चन नंबर 46, प्यारे साथियों, मैं आपसे फिर से
गुजारिश करना चाहूंगा कि प्लीज आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और सब्सक्राइब इसलिए कह रहे हैं ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करें उनके लिए बेहद लाभदायक है, क्योंकि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, टीआरई 2 में तो रिजल्ट आज बहुत से लोगों का रिजल्ट हुआ और टीआरई 3 में संभावित है रिजल्ट आने दीजिए उसके बाद, लेकिन फिर भी और लोगों से बेहतर रिजल्ट हमने दिया टीआरई 1 और टीआरई 2 में। चलिए, लॉर्ड मिंटो ने खतरनाक व्यक्ति के रूप में किसका उल्लेख किया, किसका वर्णन किया? जो सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति था भारत में वो कौन था लॉर्ड मिंटो के अनुसार? बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, गांधी जी या सरदार पटेल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष, बी राइट आंसर होगा घोष। 47 देखिए, राष्ट्रपति प्रणाली के संदर्भ में यूएसए के किस राष्ट्रपति ने कहा केवल एक व्यक्ति की गलती संपूर्ण राष्ट्र के लिए विपदा ला सकता है? किसने कहा एक कोट जिमी कार्टर, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्रांति के विश्लेषण में राजनीतिक संघर्ष उपागम निम्नलिखित में से किसने अपनाया था? पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच किसने अपनाया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स टेली, सी सही होगा। 49 देखिए, इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने किसे दोष दिया? तो इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने चर्च को दोष दिया था, ऑप्शन बी सही होगा। इसकी फेमस पुस्तक जो है द आर्ट ऑफ वॉर, ठीक, और द प्रिंस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति अरविंदो द्वारा रचित नहीं है? अरविंद घोष की रचनाएं आपको पता होनी चाहिए, याद हमेशा रखिए उसको, ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। अरविंद घोष की रचनाओं से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है। लाइफ डिवाइन, एसेस ऑन गीता, ठीक, और द आइडियल्स ऑफ द ह्यूमैनिटी, लाइफ डिवाइन, एसेस ऑन गीता, द आइडियल्स ऑफ ह्यूमैनिटी, ये उनके द्वारा रचित है, ये उनका नहीं है, ठीक, ऑप्शन सी होगा, ये अरविंद घोष की रचना नहीं है। 51, सहकारी संघवाद का उदय कब हुआ? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदय कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, या यूएसए में न्यू डील लेजिस्लेशन के समय, या 1937 के सोवियत संविधान के भाग के रूप में, या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद? तो सहकारी संघवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का उदय हुआ, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अध्यक्षीय शासन प्रणाली के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है कि राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? पहले ही ऑप्शन सत्य हुआ, ऑप्शन ए सही हुआ कि जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है जैसे कि अमेरिका, वहां में राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो व्यवस्थापिका महाभियोग की प्रक्रिया से उसे हटा सकती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 53, एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिमंडल के समक्ष दुर्बल है तथा एक मंत्रिमंडल जो राज्याध्यक्ष के समक्ष दुर्बल है, किस देश के शासन की विशिष्टता है? इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका? ये क्वेश्चन बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलग औरों से अलग यहाँ अलग प्रकार की शासन व्यवस्था चलती, अलग लक्षण है, तो बी से होगा फ्रांस। फ्रांस की जो व्यवस्था है और अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली है, वहां जितना महत्वपूर्ण प्रेसिडेंट है उतना ही महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट है, संविधान के बिना राज्य न होकर अराजकता का शासन होगा? ये क्वेश्चन कोट भी बेहद महत्वपूर्ण है कि संविधान के बिना राज्य न होकर एक अराजकता का शासन होगा। किसका कथन है? ब्राइस, जेलिनेक, डाइसी या CF स्ट्रॉन्ग? ये कोट है जेलिनेक महोदय का, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, पॉलिटिकल मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिकल मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्स वेबर, लिंडसे, HD ग्लासवेल या SM लिप्सेट? तो ये लिप्सेट की रचना है, ऑप्शन डी सही होगा। इस समय संवैधानिक राजतंत्र कहाँ है? तो आपको पता ही है कि संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कहाँ है, तो ये आपको एकदम पता होना चाहिए, आसान सा प्रश्न है। तो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में, ऑप्शन ए सही होगा। 57 देखिए, निम्नलिखित में से कौन महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक था? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कोट भी है, हेनरी, सिजविक, मकाले या लेकी? तो महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक लेकी था, ऑप्शन नहीं, सॉरी, ये सेजविक है, सेजविक, ठीक, इसमें मिल होता तो भी रहता। 58, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वप्रथम उदय आपका यूएसए में हुआ,
यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी नौकरशाही की विशेषता नहीं है? नौकरशाही खासकर जो ब्यूरोक्रेसी आपका नौकरशाही और सत्ता का जो वर्गीकरण है मैक्स वेबर के द्वारा, उसको आप जरूर पढ़िए। तो नौकरशाही की विशेषता कौन सा नहीं है इसमें से? तो है आपका अनामता। देखिए, अनामता, तटस्थता और टेक्नोक्रेटिक, ठीक, ये तीनों ही नौकरशाही की विशेषता। इसमें आपसे पूछा नौकरशाही की विशेषता नहीं है। ठीक, तो अनामता, तटस्थता और टेक्नोक्रेटिक है, लेकिन लाल फीताशाही याद रखिएगा उसकी विशेषता नहीं बल्कि बुराई है। ठीक, ऑप्शन सी आलोचना के रूप में देखी जाती है इसको, ये उसकी विशेषता नहीं है लाल फीताशाही। इस वर्ष बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसकी परिषद के संविधान एवं अधिकारियों में परिवर्तन करके देश के प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। किस संवैधानिक अधिनियम के तहत? 33, 85, 53, 1813 का। तो 1833 के अधिनियम के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो सबसे पहले गवर्नर जनरल हुए भारत के वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61, रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होने के बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रबंध में उचित सुधार न हो सका तो ब्रिटिश संसद ने कंपनी के ऊपर नियंत्रण को और अधिक कठोर बनाने के उद्देश्य से किस एक्ट को पारित किया था? चार्टर एक्ट, एक्ट ऑफ 1858 या 1909 का अधिनियम या पिट्स इंडिया एक्ट? ये था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, इस स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जिसे संविधान द्वारा भारतीयों को प्रदान करने का प्रयास किया गया, न्याय के मुख्य लक्षण हैं किसके? राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63 कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि से संबंधित है? ठीक, तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 46 नीति निर्देशक तत्व के तहत शामिल है ये। 64, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और परंपरागत क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है बार बार आपसे। तो इसका राइट आंसर होगा सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में की गई। ऑप्शन बी सही होगा, सर विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन 1908 में मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो आगा खां। 1908 में आगा खां मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से भारत में न्यायिक समीक्षा का आधार कौन सा है? जुडिशियल रिव्यू का आधार क्या है? प्यारे साथियों, प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए। उनसे भी रिक्वेस्ट है जो पहली बार विजिट कर रहे हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जो पेड पीडीएफ है आप उसके लिए ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, आप बीपीएससी तैयारी 4 और साथ ही बीटी की तैयारी में अवश्य लग जाइए ताकि आप अपने लिए एक सीट को सुरक्षित रखें। दूसरों से आपको तुलना नहीं करनी कि लोग अभी पढ़ नहीं रहे हैं या अभी नोटिफिकेशन नहीं आया या अभी फॉर्म नहीं भरा गया, बिल्कुल नहीं, आप अभी से लग जाइए अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो। 66, निम्नलिखित में से भारत में न्यायिक समीक्षा का आधार कौन सा है? भारत में न्यायिक समीक्षा का जो आधार है वो है आपका कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑप्शन बी, ठीक, जो आपने जापान से लिया। ठीक, हिल्बर्ट बिल विवाद किसके काल में हुआ? एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हिल्बर्ट बिल विवाद किसके काल में हुआ? तो ये हुआ आपका लॉर्ड रिपन के काल। ऑप्शन ए सही होगा। 68 देखिए, भारतीय संघ स्थापित करने का प्रस्ताव लाया गया किस अधिनियम में? एक संघ को स्थापित करने का प्रस्ताव लाया गया किस अधिनियम के द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940 या भारत सरकार अधिनियम 1919 या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946? तो इसका होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ये सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान के लिए
किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची में दिए किसी विषय पर कानून बना सकती है? याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 69 जो है बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक, 249 के तहत साथ ही आप 249, 250 और 251 को जरूर पढ़ें, डी सही होगा। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का कि भारत में किसी राज्य कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है? कहा? केवल राज्य के उच्च न्यायालय में, केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, उपयुक्त ए और बी दोनों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किसी भी राज्य कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती उच्च न्यायालय में भी दी जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय में, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में दी जा सकती है। तो ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। तो साथियों ये था आपका बीपीएससी या यूपीपीजीटी या DSSB या HPSC या इंटरनेट या BET का है, जो भी आप पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के एस्पिरेंट हैं किसी भी चीज के लिए, तो उनके लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ लगातार आप चैनल के साथ बने रहें तो आपको अधिक से अधिक लाभ होगा। ठीक, और ऐसे इस लेवल के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि कहीं और भी किसी चैनल पर चलाए जा रहे हैं। ठीक, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।